फैजान अहमद, दीपशिखा चौधरी, सभी ने बहुत अच्छे पेपर पढ़े। शिव प्रसाद शर्मा जी, नवीन जैन जी, नंदकिशोर जी, और कुछ नाम छूट, एक आध नाम मैं नहीं लिख पाया। बेसिकली हम जब यजमानी प्रथा की बात करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, जो इस सत्र में खास तौर पर देखिए, जाति को, धर्म को, शिक्षा को, स्किल को, सबको मिक्स कर देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, और क्षेत्र को, सारी की सारी चीज़ें भारत के संदर्भ में बहुत अलग हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था अलग है, हम यजमानी सिस्टम में मिक्स कर रहे हैं। क्षेत्र, यदि एक क्षेत्र की स्टडी है तो एक क्षेत्र की ही होगी, दूसरे की नहीं होगी। नंबर 2, हम और भारतीय संदर्भों में क्या है कि हम परसेप्शन पहले बनाते हैं और उसके बाद लिखते हैं। सच्चाई ये है कि अध्ययन पहले करना चाहिए, उसके बाद कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए। ये इतिहास में काफ़ी विडंबना देखने को मिल रही है आजकल। जाति व्यवस्था से लिंक कहीं ना कहीं जाति के आधार पर है, तो मैं सिंपल सी इतनी बात कहता हूँ कि जो वेदों में है क्लियर कट लिखा हुआ, जन्मते जायते शूद्रा संस्काराते द्विजे, वेद पाठात भवेत विप्रा ब्राह्मण जानती ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा। तो इसका संबंध तो वहाँ तक है कि जो इसके बेसिस पे हमारी जाति व्यवस्था चलती है। अब आती है दूसरी चीज़, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर यजमानी की बात कही गई, वो सारी की सारी चीज़ें स्किल्ड हैं, जो पूरे समाज में स्किल बेस्ड हैं। ठीक है, और सारी की सारी वो स्किल्स आई हैं हमारे गुरुकुलों से, जो कि प्राचीन विद्या की पद्धति थी। आपने कभी नोटिस किया है कि हम सब लोग गोत्र एक होते हैं, जाति चाहे कोई भी हो, ऋषि के नाम पे होते हैं। जाहिर सी बात है कि गुरुकुल जो थे वो ऋषियों के थे, और वहाँ पे जो व्यक्ति जिस स्किल को सीखता था वो उस स्किल से उसकी जाति और उसका काम तय हो जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पे जो सबसे कठिन काम होता है आज के टाइम में क्या है, वो पैसे मांगना। ऑफ कोर्स लास्ट में जो गुरुकुल में लास्ट में जो शिक्षा दी जाती थी वो कहा जाता था कि आप भीख मांग के लाओ, वही मेरी दूर दक्षिणा है। दिस इज द टफेस्ट वर्क। तो ये एजुकेशन सिस्टम से वो चीज़ें निकल के आती थी, वह गुरुकुल की हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी। अब उस पद्धति से हम आगे आते हैं। दो चीज़ें इसमें हैं, बहुत लोगों ने हालांकि उसको क्लेरिफाई किया, यजमान और पुरोहित। ठीक है, यहाँ पे यजमान का संबंध कहीं ब्राह्मण से नहीं है, एक है पुरोहित और एक है यजमान। एक बार डॉक्टर अनिल भारती ने यूज किया और दूसरे लोगों ने किया कामिन। कामिन वर्ड्स किस भाषा का है, किसी ने ध्यान दिया इस बात पे? अभी गूगल किया मैंने, संस्कृत और हिंदी में दो ही वर्ड है, एक है यजमान और एक है पुरोहित, तीसरा वर्ड कहीं नहीं है। ये कामिन जो वर्ड है, इसमें गूगल में मैं देखा कि उसमें लिखा हुआ है कुछ जगहों पे कि ये उर्दू से, उसमें लिखा है जर्मनी का वर्ड है, बाद में हमारे, यानी हमारी भाषा में ही नहीं था, कहीं ना कहीं से आया, किसी ने इम्पोज किया। फारसी में इस्तेमाल होता है, फारसी में हमें गूगल, हाँ, तो ये वर्ड हमारे यहाँ थे ही नहीं, कैसे इसे इम्पोज हुए कोई नहीं जानता। अब यजमानी सिस्टम पे आते हैं। यजमानी सिस्टम का मतलब ये नहीं था कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वह जीवन पर्यंत वही काम करेगा और ये उसका वो कोई मूल्य नहीं लेगा। यहाँ पे 22 वर्षा होता था। ये जो यजमान और पुरोहित, यहाँ पे 16 संस्कार उसी समय जरूरत पड़ती थी। यज्ञ, यजमान बना यज्ञ से, कार्य विवाह यज्ञ, यानी यज्ञ हो रहा है तब सबकी जरूरत पड़ेगी। जीवन में यदि कोई बढ़ई है या जो भी काम कर रहा है उसके लिए वो पैसे लेता था और लेता है आज भी, लेकिन यज्ञ के टाइम पे वो पैसे नहीं लेता था, उसके बदले में उसको अनाज मिलता था। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। और यहाँ पे यजमान कौन है? ब्राह्मण भी यजमान है और 22 वर्ष साहब वो दोनों पुरोहित हैं। ब्राह्मण के घर में काम हो रहा है तो यजमान कौन हुआ? ब्राह्मण यजमान हुआ ना। और पुरोहित कौन हुआ? धोबी, लोहार, जुलाहे, बड़े, वही पुरोहित। ऐसे ही अब इसका ये हो गया एक आधार जो इस पर डिपेंड करता था, स्किल बेस्ड। तो हम किसी भी चीज़ को एकदम से बोल रहे हैं कि खराब थी, ये थी, वो सारी स्किल ओरिएंटेड थी। आज कौन से सैलून है जाइए तो 500 रुपये लगते हैं और वो स्किल सिखाने के। अभी जो लड़कियां सीखती हैं ना बाल कटवाने के लिए, वो 1.5 लाख रुपए फीस देती हैं, वहाँ पे वो स्किल स्वतः आ जाती थी। तो एक सिस्टम का एक उसका पार्ट था। अब उसकी मैं एक आगे जाता हूँ, उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट था जो है जिसको हम बोलते हैं तीर्थ पुरोहित यजमान, जिसमें की बात पुरी, जगन्नाथपुरी, इलाहाबाद और हरिद्वार की बात अभी की गई। अब आप देखिए कि आज का जो सिस्टम है, हम बहुत जनरलाइज कर देते हैं, अरे तो बहुत ख़राब है, पंडे पुजारी लूट लेते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं ना कभी कभी। हम क्यों ये वर्ड यूज करते हैं? हम तभी तर्क तो करना चाहिए इसके पीछे। खराब कोई चीज़ मान लेते हैं खराब है, लेकिन क्यों खराब है? तो इतिहास में तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और हर हिस्टोरियन को करना चाहिए,
जो तर्कशीलता अब हिस्टोरियंस में नहीं है, वो तर्क नहीं करते। अब आते हैं उस पॉइंट पे। अब जो तीर्थ पुरोहित हैं वो उनके यजमान कौन है? क्या वो किसी जाति विशेष के हैं? वो 806 डिस्ट्रिक्ट वाइज बटे हुए हैं इलाहाबाद में, 806 जो भारत की आज की डिस्ट्रिक्ट है। और तीर्थ पुरोहित तो एक है, लेकिन जजमान सारी जाति के लोग हैं। अभी मैं आपको अभी मुझे अपनी हिस्ट्री लिखनी है, मेरे पास क्या सोर्स है, ठीक है। अब मैं अभी चूंकि जिज्ञासु हूँ, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे फादर की डेथ हुई, मैं इलाहाबाद गया था। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वो आपको मज़ा आएगा। ये जो मेरे इसमें 10 पीढ़ियों का मेरी हिस्ट्री, 10-15 पीढ़ियों का हिस्ट्री और सबका लिखा हुआ है। तो मेरे पुरोहित ने लिखा है, मैं उनका यजमान हूँ, मैं ब्राह्मण ही हूँ लेकिन वो मैं यजमान हूँ उनका, वो मेरे पुरोहित हैं। अब मेरे गांव के सारी जातियों के लोग उनके यजमान हैं और सबकी हिस्ट्री उनके पास है। हिस्ट्री नहीं, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी सामाजिक स्थिति पूरी लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे ब्राह्मण सनाड लबानिया भरतू बेटा जालिम के नाती बखत के नाती रामसेवक पूज भौजाई के लिए आए, संबत 2003। फिर लिखा हुआ है, रामसेवक बेटा सूर्य के नाती भरतलाल के। मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मतलब वो पीढ़ियों का आगे भी लिख रहे हैं और पीछे भी लिख रहे हैं। बेटा लड़का देवेंद्र महादेवी के लिए आया, यानी मेरी माता जी का देहांत हुआ है तब मैं अपने फादर के साथ गया हूँ, वो रिकॉर्ड यहाँ पे है, ठीक है। आगे फिर लिखा है, ब्राह्मण लबानिया बेटा भीकू जालिम के बेटा भरतू भौजाई के लिए आए। फिर आगे और लिखा हुआ है, वो किसी दूसरी जाति के लिए मेरे फादर गए संस्कार करने के लिए, तो वहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण सा लबानिया